गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और इस फर्स्ट चैप्टर के हम कुछ टॉपिक्स बेटा पीछे कर चुके हैं। उन टॉपिक्स के जो नेम थे, मेनली जो चैप्टर का नेम है वो है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। कि हम इसमें लगभग 1000 साल के बीच में 700 से लेकर लगभग 1700 के आसपास के बीच में जो बदलाव हुए हैं उनकी पड़ताल करेंगे कि किस किस तरह के चेंजेस हुए हैं, किस तरह के बदलाव हुए हैं। जो मानचित्र, सबसे पहले हमने मानचित्र के बदलाव को देखा कि किस तरह से मानचित्र के अंदर बदलाव आया। फिर हमने शब्दावली, भाषा और शब्दों के अर्थ में भी बदलाव देखा कि हमने देखा कि हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले जो यूज़ किया गया था मिनहाजे सिराज के द्वारा 13वीं शताब्दी में, जो फारसी इतिहासकार थे, तो उसका क्या अर्थ था और आज क्या अर्थ है, तो उसमें कैसे बदलाव आया। हमने परदेसी, विदेशी शब्द का अर्थ का जो बदलाव था वो भी इसके अंदर देखा। फिर हमने देखा कि जो इतिहासकार हैं वो, और जो इतिहासकार होते हैं उनके स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से वो इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसमें हमने देखा कि अलग अलग तरह के सिक्के, शिलालेख, अलग अलग जो भवन निर्माण की कला है और ख़ासकर जो लिखित सामग्री है वो इतिहास को जानने के अंदर मेन स्रोत हैं। तो इतिहासकार वहाँ से अपना इतिहासों को जानते हैं। और फिर जो लिखित सामग्री थी उसके बारे में हमने पढ़ा कि जो स्टार्टिंग में जो पांडुलिपियाँ होती थी, पांडुलिपि मीन्स जो हाथों द्वारा लिखी जाती थी, वो किस तरह से वो एक मुश्किल कार्य था। जब मान लो किसी ने एक किताब लिख दी, अब उस किताब को किसी को उसकी कॉपी चाहिए। आजकल देखो कितनी अच्छी सुविधा है, फ़ोटो को हम फ़ोटो स्टेट करवा लेते हैं और एक और हम फ़ोन से स्कैन भी कर लेते हैं। हम मान लो किसी के पास हमने कोई चीज़, कोई बुक अच्छी लगी, कोई पेज अच्छा लगा, कोई चीज़ ज़रूरत की, तो हम उसको स्कैन कर लेते हैं और उसकी प्रिंट हम हमारे फ़ोन से ही मेल करके किसी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवा भी सकते हैं। तो देखो कितनी सुविधाएं हो गई है। लेकिन उस समय में देखो कितना बड़ा मुश्किल काम होता था। अब उस मुश्किल भरे काम में जो नकल नवीश होते थे वो क्या करते थे, वो किसी भी ओरिजिनल कॉपी की, ओरिजिनल जो प्रति होती थी, प्रतिलिपियाँ, उसकी दूसरी प्रतिलिपियाँ बनाते थे, उनकी नकल तैयार करते थे। तो किस तरह से उस नकल के अंदर भी फेरबदल हो जाती थी। जो ओरिजिनल बात होती थी वो जब उसकी कई प्रतिलिपियाँ तैयार हो जाती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता था, लिखावट समझ में नहीं आती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी समस्याएं थी, ये हमने पढ़ा है इसके अंदर। हमने इसमें एक वर्ड पढ़ा था संशोधन। ये संशोधन क्या था, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ के अंदर, किसी वस्तु के अंदर या किसी नियम कानून के अंदर जब कुछ जोड़ा जाता है या उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है या उसमें से कुछ हटाया जाता है तो वो क्या होता है, संशोधन होता है। आज की खास बात बता देता हूँ, जो आज मतलब जो आज नहीं, सॉरी, जो कल की एक मेन बात थी 5 अगस्त की। पिछले साल संशोधन किया गया था 370 धारा के अंदर, जो कश्मीर के अंदर 370 धारा लगी हुई थी, उसके अंदर संशोधन करके उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, कानून के अंदर बहुत सारा संशोधन होता है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। कि जो समाज के अंदर अलग अलग समूह बन रहे थे वो किस तरह से बन रहे थे, क्या क्या चीज़ें, उसको किन किन चीज़ों की वजह से वो समूह तैयार हो रहे थे। राजनीतिक समूह मतलब देश को एक अलग अलग जगहों को संभालने वाले, वहाँ का राजनीतिक जो मतलब वहाँ की जो राजनीति है उसको चलाने वाले जो समूह थे वो किस तरह के थे। तो ये हमारा इस टॉपिक के अंदर मेन काम रहेगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। अब देखो ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, 1000 साल का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए, एक लंबा टाइम पीरियड, और उस लंबे टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें बदली। ये एक समस्या हो जाती है। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी, तकनीक्स के, जैसे सिंचाई में रॉट। देखो ये एक राट है, राट का मतलब क्या होता है, देखो बेटा ये सिंचाई करने में काम आता है। इससे जो कुएं के अंदर पानी होता है उस पानी को निकालने के अंदर के लिए यूज़ किया जाता था। आपके जो फादर हैं हो सकता है उन्होंने कहीं इधर उधर देखा हो, अदरवाइज आपके जो ग्रैंडपा होंगे उन्होंने ये राट वगैरह ज़रूर देखी होंगी। ठीक है, उनके जब बचपन के दिन होंगे या हो सकता है आपके ग्रैंडपा के जो युवा अवस्था, जो जवानी के दिन थे, उसमें भी उन्होंने राट वगैरह देखी हो।
तो ये सिंचाई का साधन होता था। आजकल सिंचाई के साधन में क्या यूज़ किया करते हैं हम, ट्यूबवेल यूज़ करते हैं, ठीक है। हर खेत में या खेतों में ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, नहरें हैं। पहले नहरें वगैरह इतनी नहीं थी, तो खेतों में जो कुएँ खोदे जाते थे और कुएँ से पानी निकालने का काम किससे किया जाता था, राट से किया जाता था। तो ये क्या है, एक तकनीक का काम हो गया ना, प्रौद्योगिकी हो गया। कताई में चरखा और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, आग्नेयास्त्र मतलब जो आग, जिनसे आग उगलती है, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल शुरू हो गया था। तो देखो इस समय में जो ये समय है 1000 वर्षों का, इसके अलग अलग टाइम में कहीं कभी सिंचाई की नई विधि आ गई, कभी कताई में चरखे का उपयोग शुरू हो गया, फिर युद्ध के अंदर भी नई तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। कौन सी तकनीक थी वो, आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र से आप क्या समझते हैं, बारूद वाले हथियारों को आग्नेयास्त्र कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया था। इस उपमहाद्वीप में, कौन सा उपमहाद्वीप, जो भारत उपमहाद्वीप है, इसकी बात हो रही है यहाँ। अब देखो ये तो हो गए टेक्नोलॉजी से जुड़ा। खाने पीने की चीज़ों में भी बहुत परिवर्तन आया। क्या चीज़ें आई, देखो नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। देखो अब थोड़े दिनों पहले चीनी कह रहे थे, चीनी सामग्री का, हमें चीनी प्रोडक्ट का विरोध करना चाहिए। तो अच्छी बात है, जो देश हमारा बुरा कर रहा है तो हमें उसकी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो उसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा, चीनी जो चाय है वो भी एक चीनी प्रोडक्ट ही है। तो चीन के अंदर ही सबसे पहले चाय वगैरह उगाई जाती थी, फिर ये अलग अलग देशों में फैली है। तो ये भी एक चीनी प्रोडक्ट है। तो चाय, कॉफ़ी वगैरह है, मक्का है, आलू, देखो जो तुम्हारा फेवरेट है, आलू का पराठा, आलू टिक्की, इतनी चीज़ों में आलू यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आलू जो है ये भी हमारे यहाँ का नहीं है, ये भी कहाँ से आया हुआ है, ये भी विदेशों से आया हुआ है। जब ये आपने सुना होगा कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जब अमेरिका की खोज की ना, तो उस तरफ से और हमारे इस तरफ के जो देश थे, इनके बीच में लिंक शुरू हो गए, व्यापारी और लोग इधर उधर आना जाना शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत अलग अलग तरह की, बहुत कई तरह के मतलब पकवान जो हैं, खाने पीने की जो डिश है वो इधर उधर फैली हैं। तो ये सब चीज़ें खाने पीने के अंदर आ गई। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी, तकनीक पद्धतियाँ, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, तकनीक पद्धतियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। मतलब ये सारी चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी। अब मैंने जैसे बताया ना कि अमेरिका की खोज की गई कोलंबस के द्वारा, तो लोगों ने इधर उधर आना जाना शुरू किया, तो उनके साथ ये सारी चीज़ें आई। तो जब ये नई नई तकनीक जो है, सिंचाई में रॉट, चरखा वगैरह, आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियार, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे देश में ही, ये हमारे ही देश में नहीं, उससे पहले कहीं और यूज़ होते थे। तो वहाँ से जैसे लोग यात्राएं करते थे या एक जगह से वहाँ की सिचुएशन कुछ अलग हो जाती थी, तो यहाँ आकर बसने लग गए। किसी भी तरह से लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो अपने साथ नए विचार, नई संस्कृति, नया समाज जो था वो उसको लेकर जाते थे, और अपने साथ नई नई तकनीक, अपने साथ खाने पीने का जो तरीका है, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, वो भी उनका भी आदान प्रदान होता था। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तो ये देखिए ये कहता है कि परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा। तो इस काल को हम एक ऐसा काल मान सकते हैं जिसमें बहुत सारे बदलाव हुए, और वो बदलाव किस रूप से थे, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो ये सारे परिवर्तन हुए हैं, इन सभी के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, इसीलिए इस काल को परिवर्तन काल भी माना जाता है। और इसी परिवर्तन की वजह से इस काल का जो अध्ययन है ना, उसमें बहुत एक चुनौती भरा अध्ययन मान सकते हैं हम इसको। तो ये इसीलिए इसके सामने इन सब बदलावों की वजह से क्या है, हमें बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिल रही है। आगे, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि ये देखो ये एक ऐसा दौर था जिसमें जो दुनिया थी, जो दुनिया के अलग अलग देश थे, अलग अलग जो महाद्वीपों के देश थे, वो एक दूसरे के संपर्क में आने लग रहे थे। तो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर गतिशीलता ज़्यादा बढ़ने लग रही है, लोग एक जगह से दूसरे स्थानों पर ज़्यादा आने जाने लग रहे हैं। क्योंकि देखो जैसे जैसे मनुष्य अपने मतलब मनुष्य का, मानवता का विकास होता गया, उसने इधर उधर घूमना फिरना शुरू किया। आप 6th क्लास में आरंभिक मानव के बारे में पढ़ कर आए हो, वहाँ भी तो ऐसा ही था कि जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता गया, वो अलग अलग चीज़ों की तलाश में इधर उधर घूमना उसने शुरू किया। तो ये उसी तरह ये है कि इस दौर में गतिशीलता ज़्यादा थी,
लोग ज्ञान के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरे जगहों पर जा रहे थे। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। अवसर मतलब किसी को रोजगार चाहिए, किसी को मान लो कोई अलग देश में रह रहा है, उनके देश में अच्छे खाने पीने की सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर रहन सहन अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, पूरा मतलब एक टोल कह सकते हैं, जो टोल होता है मतलब एक झुंड होता है, बड़ी संख्या में लोग इधर उधर यात्राओं पे जाते थे। इन उपमहाद्वीपों में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। मतलब जो हमारा उपमहाद्वीप ना, जो भारत देश है, यहाँ पर बहुत, एक तो संपदा बहुत ज़्यादा थी और यहाँ वे अपना क्या करते थे, अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी उनके, कि उनका जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता था, इसीलिए लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आने लग रहे थे। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजपूत का क्या अर्थ होता है? राजपूत का अर्थ होता है, राजपूत का जो राजपूत समुदाय का नाम है वो किससे निकला है? वो राजपुत्र से निकला है, और राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र। तो कहते हैं कि जो अलग अलग समुदाय जो बने, तो उनमें एक महत्वपूर्ण समुदाय का जिक्र किया गया है यहाँ पर, किसका? राजपूत समुदाय का। ठीक है, मतलब किसको कहते हैं? राजपूत, राजा का पुत्र। आप एक चीज़ सोच रहे होगे, मैं पेंसिल वगैरह से रीडिंग नहीं करवाता, बहुत कम यहाँ पर, जैसे आपको लाइनिंग दिखाने के लिए पेन या पेंसिल का यूज़ कम करता हूँ, कभी कभी यहाँ पर मतलब यूज़ कर रहा हूँ, साथ के साथ लाइन के साथ साथ मैं पेन नहीं यूज़ करता। उसके पीछे रीज़न ये है बेटा, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़े, आप फोकस करना सीखें चीज़ों को। अब आप बड़े हो गए हो, आप 5th क्लास तक जो बच्चे होते हैं वहाँ पर आप छोटी उम्र के होते हो, तब आपको लाइन टू लाइन फिंगर रख के या पेंसिल रख के पढ़ना होता है। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो, आप जितना लाइनिंग को अपनी नज़रों से पढ़ोगे ना, आप उसके ऊपर कंसंट्रेशन करके पढ़ोगे, तो उससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आपका दिमाग और भी ज़्यादा विकसित होगा। इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, ताकि आपका ध्यान रहे कि हम कौन से सेंटेंस पे हैं। आँखों से ही हमारी, अब जो आँखें हैं ना, वही एक मतलब इनको अंडरलाइन इनके साथ साथ चलने, आँखें अपने हमारी इनके साथ साथ चलेंगी। ठीक है, आगे कहता है 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। क्षत्रिय वर्ण मतलब वो वर्ण होता था जो युद्ध वगैरह का काम करता था। ठीक है, देखो 4 वर्णों में बटा हुआ था, आपने सुना होगा। ठीक है, क्षत्रिय वर्ण था, शूद्र वर्ण था और वैश्य वर्ण था, और एक था जो था वो मतलब ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मण वगैरह आते थे। तो इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। अब मतलब जो ये राजपूत थे, ये दावा करते थे कि हम क्षत्रिय वर्ण से हैं और हम युद्धों के अंदर हिस्सा लेते, क्योंकि ये युद्ध कला के अंदर बहुत निपुण थे। राजपूतों को आज भी देखो, राजपूत जो हैं आज भी माने जाते हैं काफ़ी, कि जो राजपूत लोग होते हैं वो बड़े ही दिलेर होते हैं और उनके अंदर डर नहीं होता। ठीक है, ऐसा माना जाता है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। मतलब राजपूत के अंदर सिर्फ राजा और जो सामंत वर्ग था, मतलब जो पैसे वाला वर्ग था, जिनके पास अच्छा पैसा वगैरह था, वो सिर्फ ये तो आता ही था। इसके अलावा अलग अलग राजाओं के अंडर में, उनकी सेना के अंदर जो सेनापति रह चुके थे, जो सैनिक रह चुके थे, वो भी इसके अंदर आते थे। कवि और चारण का मतलब होता है प्रशंसक, जो प्रशंसा करता है किसकी? राजा की। वो राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। मतलब अलग अलग बड़े बड़े कवियों ने राजपूतों का गुणगान गाया है, और जो चारण होते हैं, जो प्रशंसक होते हैं, अलग अलग लोगों की प्रशंसा में लिखते हैं, तो उसके अंदर भी राजपूतों की जो आचार संहिता है, ठीक है, और जो पराक्रम है, जो उनके अंदर बल है, वो उसका जिक्र किया गया है। और इसके अलावा क्या है, उसके अलावा इसके अंदर स्वामी भक्ति का भी गुणगान किया गया है कि किस तरह से अपने वो स्वामी की भक्ति, मतलब स्वामी के प्रति निष्ठावान रहते थे।